हेलो एवरीवन। एनसीईआरटी हिंदी मीडियम में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। उपादानम भवेतस्या भूषायाः मृत्तिका लोहमेव च रस रत्न समुच्चय 10.3 मूषा क्रूसिबल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला पात्र। बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। रस रत्न समुच्चय 10.3। बच्चों, यहाँ पे लिखा गया है कि मूषा क्रूसिबल जो होता है ये ये क्रूसिबल बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा है। और मूषा यानी क्रूसिबल क्या होता है? पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक पात्र है। चलिए आगे चलते हैं। 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित हैं। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? चलिए इनकी चर्चा देखें। देखो, मेरे पास नई नोटबुक है। मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती हैं। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली वस्तुओं की ओर आकर्षित करती हैं। वह पूछती हैं, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न हैं? उनके आकार और रंग क्या-क्या हैं? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी हैं? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती हैं, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उन सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हैं। तालिका 6.1 सामग्रियों की पहचान करें। मैं अवलोकन करता हूं या करती हूं। सामग्रियां जिससे वे बनी हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको अपने आसपास दिखाई देने वाली वस्तुओं की सूची बनानी है और ये भी लिखना है कि वो किस सामग्री से बनी है। मान लीजिए अभी आपके पास पेंसिल है, आप यहाँ पर पेंसिल लिख दीजिए। किस चीज से बनी है वो? लकड़ी और ग्रेफाइट से। उसके बाद आप अपनी पुस्तक देख रहे हैं, आप पुस्तक लिख सकते हैं। किस चीज से बनी है? पेपर से। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती हैं। आइए सामग्रियों के विषय में जानें। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7,000 से 8,000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लेहुरा देवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4,000 सामान्य संवत पूर्व बीसीई सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण, रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप जिन्हें स्लिप कहा जाता है का अनुप्रयोग, सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीकें विकसित हुईं। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 संवत सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गईं, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामितीय पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया। हंडिया, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और फिर छलनी से छानकर गूथा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडारण तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय
नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। 6.2 वस्तुओं को समूहों में कैसे बांटें? क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह बनाएं। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, द्युतिहीनता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटें। बच्चों, यहाँ पर विभिन्न चीजें दिखाई गई हैं। आपको इन्हें समूहों में बांटना है। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं को समूहों में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? बच्चों, यहाँ पे आप ये विभिन्न वस्तुएं देख रहे हैं। आप उसको कई तरीके से समूह में बांट सकते हैं, जैसे कि आप इन्हें वह किस चीज से बनी है, जैसे मिट्टी से, लकड़ी से, प्लास्टिक से, कागज, इस आधार पे भी बांट सकते हैं। या आप इन्हें इनकी उपयोगिता के आधार पर भी बांट सकते हैं, जैसे खेल-कूद की वस्तुएं, पढ़ाई-लिखाई से संबंधित वस्तुएं, घरेलू सामान की वस्तुएं, सजावट की वस्तुएं या किसी कार्य से संबंधित वस्तुएं। आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। बच्चों, इस वाक्य को ध्यान दीजिएगा कि वस्तुओं को समूहों में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। आपको यह याद रखना है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें। विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन-किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखें। मान लीजिए आपको यह गिलास पेपर पे ड्रॉ करना है, अपने पेपर पे चित्र बनाना है। तो उसके लिए क्या सामग्री चाहिए? आपको पेपर चाहिए, आपको पेंसिल चाहिए, आपको रबड़ चाहिए, आपको शार्पनर चाहिए। तो इन सब की सहायता से आप यहाँ बना सकते हैं। अगर मिट्टी का गिलास बनाना है कुम्हार को, तो उसे चाक चाहिए, उसे मिट्टी चाहिए, उसे पानी चाहिए और उसे उसको घुमाने के लिए भी कोई डंडी चाहिए जिससे वह चाक को घुमा सके। क्या खाना बनाने के क्या खाना पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि उसमें से पानी बह जाएगा। गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। ये कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। चलिए बच्चों, आगे इनकी चर्चा देखते हैं। विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न-भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद का उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न-भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक-एक करके गेंदें लें और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई पर गेंद उछलती है, उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई पर उछलती है। बच्चों, ये देखिए टेनिस की गेंद है, यह क्रिकेट की हस्त व्यायाम की गेंद है। आपको इस तालिका 6.2 में गेंदों का उछाल देखकर लिखना है कि टेनिस की गेंद कितना उछली, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद या कोई अन्य गेंद भी आप उपयोग कर सकते हैं। उनका उछाल आपको लिखना है, किस प्रकार
कि वह उच्च उछली, मध्यम उछली या निम्न उछली या नहीं उछली। कुछ भी आप लिखेंगे जो आपने अवलोकन किया। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम और वे कितनी ऊंचाई तक उछलती हैं। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं का यथासंभव विभिन्न विधियों से समूहों में विभाजित करें। बच्चों, इस चित्र का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें। यहाँ पे कुछ ज्यामितीय आकृतियां बनी हुई हैं। आपने इन वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी हैं, उनके आधार पर समूहों में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए, घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं को रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्रायः एक दूसरे से भिन्न दिखती हैं। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्युमिनियम से भिन्न हो दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्युमिनियम में कुछ समानताएं हो सकती हैं जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती हैं। आइए वस्तुओं को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चाक, तांबे के तार, एल्युमिनियम की पन्नी और पीतल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें। अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूहों में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्राय चमकदार होती है, उनका स्वरूप द्युतिमय यानी चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती हैं। धातुओं के उदाहरणों में लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित हैं। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती हैं। ये फीकी या द्युतिहीन दिखाई देने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन यानी चमकहीन सामग्रियां वे होती हैं जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबड़, जूट इत्यादि हैं। एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार वस्तुएं धातु नहीं होती हैं। कुछ सामग्रियों की सतहों को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थ की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती हैं। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती हैं। 6.3.2 कौन सी सामग्रियां कठोर होती हैं? चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते या दबाते हैं, तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो जाता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबड़ आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी लें और उसे लकड़ी के टुकड़ों यानी एल्युमिनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चाक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती हैं? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया या खरोंचा जा सकता है, वे नरम होती हैं, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाना या खरोंचना कठिन होता है, वे कठोर होती हैं। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए, रबर स्पंज से कठोर होता है, लेकिन लोहे से नरम होता है। क्रियाकलाप 6.5 आइए अवलोकन करें। बच्चों, यह तालिका आपको दी गई है। 6.3 कठोर अथवा नरम वस्तुएं और सामग्री जिनसे वे बनी हैं। यहाँ पे वस्तु का नाम है, कठोर या नरम है और सामग्री किससे बनी है आपको लिखना है। जैसे जल की बोतल,
कठोर है। अब सामग्री, ये किस सामग्री से बनी है? हो सकता है वो कांच की हो और हो सकता है आपकी वो बोतल प्लास्टिक की हो। तकिया कोमल है, किससे बना है? रुई और कपड़े से। गिलास कठोर है, कांच से भी बना हो सकता है और स्टील से भी या किसी अन्य धातु से। मेज कठोर होती है, सामग्री या तो लकड़ी या लोहे से। स्वेटर मुलायम ऊन से बनता है। कोई अन्य, आप कोई अन्य सामग्री ले सकते हैं, जैसे आपने पेंसिल लिखा तो पेंसिल कठोर है, किससे बनी है? लकड़ी से और ग्रेफाइट से। चलिए अब आगे चलते हैं। तालिका 6.3 में उल्लिखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर हैं या नरम। पता लगाएं कि वे किस सामग्री से बनी हैं। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए आगे जानें। 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। बच्चों, इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखें। विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। देखिए, क में क्या है? क में दीवार है, यहाँ आप दीवार लिखेंगे। क्या आप इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। ख, ख में ये है लकड़ी का, ये है पेड़ यानी वृक्ष। आप यहाँ पे पेड़ या वृक्ष लिख सकते हैं। आप इसके आर पार देख सकते हैं? नहीं। ग, यह शीशा है, शीशे का दरवाजा। आप यहाँ शीशे का दरवाजा लिखिए। क्या आप इसके आर पार देख सकते हैं? हाँ, आप इसके आर पार देख सकते हैं। घा, यह शीशे की खिड़की है। इस शीशे से हम आर पार देख सकते हैं? हाँ, हम आर पार देख सकते हैं और आप यहाँ लिखेंगे शीशे की खिड़की। चलिए आगे चलते हैं। घुलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घुलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है। शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रॉस्टेड कांच के दरवाजे, जिसकी सतह धुंधली होती है, के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं। घुलन, शीत और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचें कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता है? बच्चों, क्या देख सकता है? नहीं, क्योंकि लकड़ी से हम आर पार नहीं देख सकते। अधिकांश सामग्रियां ऐसी हैं जिनके आर पार आप देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है, जैसे लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है, जैसे कि कोई धुंधला दिखने वाला शीशा जिसके आर पार रोशनी तो जा सकती है लेकिन आप स्पष्ट नहीं देख सकते, उसे आप पारभासी कहेंगे। जैसे बटर पेपर, फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। चित्र 6.5 को देखें। घुलन, शीत, सारा और शीत के भाई द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति पहचानें और नामांकित करें। बच्चों, ये क्रियाकलाप अभी अभी हमने किया है। क्रियाकलाप 6.6, आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या अपारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। ये देखिए, कांच का गिलास, बटर पेपर, रबड़, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड, खिड़की का कांच। बच्चों, अब यहाँ पर ये वस्तुओं का वर्गीकरण करना है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। कांच का गिलास, यह पारदर्शी है, आप यहाँ पारदर्शी में लिखेंगे कांच का गिलास। बटर पेपर, ये पारभासी है। रबड़, अपारदर्शी। फ्रॉस्टेड कांच, ये पारभासी है। लकड़ी का बोर्ड,
अपारदर्शी। खिड़की का कांच पारदर्शी। चलिए इस प्रश्न को देखें। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? हाँ, जल तो पारदर्शी है। इसमें यदि हम किसी चीज को घोल दें तो यह अपारदर्शी बन सकता है। जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेल कर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था। उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे ये शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए ये पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वह कैसे व्यवहार करती हैं। क्रियाकलाप 6.7। आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चॉक पाउडर, रेत और बुरादा यानी लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चॉक पाउडर, चौथे में रेत, 5वें गिलास में बुरादा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। चलिए बच्चों, अवलोकन देखते हैं, तालिका देखते हैं। 6.5 जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा। चीनी जल में अदृश्य हो जाएगा। आपका पूर्वानुमान क्या था? ये जल में अदृश्य हो जाएगा या नहीं? हो सकता है नहीं हो, लेकिन ये जल में अदृश्य हो गया। नमक, आपको लगेगा कि यह अदृश्य हो जाएगा, तो आपका अवलोकन भी वही सही निकला, अदृश्य। चॉक पाउडर, जब आपने चीनी नमक देख लिया तो आपको लगेगा कि चॉक पाउडर भी अदृश्य हो जाएगा, किंतु जब आपने घोला तो देखा यह अदृश्य नहीं हुआ। ये देखिए, जल में घुलनशील और अघुलनशील होने पे। इसी प्रकार रेत, बुरादा व अन्य सामग्री का आपको लिखना है। आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियां जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि वे यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। चित्र 6.6 का कुछ सामग्रियां जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियां जल में अघुलनशील हैं। तो बच्चों, आपको समझ में आया, जो सामग्रियां जल में घुल जाती हैं उन्हें घुलनशील कहते हैं और जो जल में नहीं घुलती उन्हें अघुलनशील सामग्रियां कहते हैं। जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। आप स्वयं ORS बनाएं। ORS की फुल फॉर्म यानी कि पूर्ण नेम, विस्तृत नाम होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन यानी ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी यानी निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि ये उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। ये देखिए, ये दोनों बालक और बालिका क्या सोच रहे हैं। क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? बच्चों, ये जो तेल इत्यादि चीजें हैं, ये आपने देखा होगा कि जल में नहीं घुलती, ये ऊपर ही तैरती हैं। कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते हैं और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती हैं जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बच्चों, जैसे हम हवा में घुली ऑक्सीजन को, हवा में मिक्स ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं हम सांस लेने के लिए, जीवित रहने के लिए, उसी प्रकार
जलीय जीव जंतु जो पौधे पाए जाते हैं जल में, वो जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करके ही जीवित रहते हैं। 6.3.5 कितना भारी या हल्का? क्रियाकलाप 6.8 आइए माप करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा भरें। एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिह्नित करें। दूसरे रेत से भरें, इसे ख के रूप में चिह्नित करें। तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिह्नित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तौलें, चित्र 6.7, और उसमें दर्शाई संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी है या हल्की है, इसका द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है। एक बार और ध्यान दीजिए बच्चों कि कोई सामग्री भारी है या हल्की, इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को मापकर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम, यदि उनके आयतन समान हो। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह भार से निर्धारित होता है कि आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उसके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। बच्चों, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक टोकरी है। उस टोकरी में ये 2 टोकरियां हैं आपके पास और वह भी समान आकार वाली। एक टोकरी में आपने रुई भर दी और एक टोकरी में आपने पत्थर रखे। ठीक है, अब दोनों ही टोकरियों में समान मात्रा में सामग्री आई। एक में आपने पूरा टोकरी से भर के ऊपर तक रुई रख दी, एक में आपने कंकड़ रख दिए। लेकिन जब आप दोनों ही टोकरियों को उठाएंगे तो आपको रुई की टोकरी हल्की लगेगी और पत्थरों से भरी टोकरी भारी। क्यों? क्योंकि रुई का अपना भार यानी अपना द्रव्यमान, रुई का द्रव्यमान कम है, हल्की है वो रुई, और पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो वो भारी है। इसी को कहते हैं द्रव्यमान। और आयतन मतलब समान आकार में इनको रखा गया, आयतन समान है किंतु द्रव्यमान इनके अलग अलग है। चलिए अब आगे चलते हैं। 6.3.6 स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती हैं। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती हैं और एक विशेष प्रयोजन से कहती हैं, कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती हैं, आप बैठ क्यों नहीं रहे हैं? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती हैं और उन्हें उनकी बोतल में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती हैं। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक का गिलास जल से आधा भर जाता है, जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है। ये देखिए, ये आधा भरा गिलास है, ये पूरा भरा जल से गिलास है। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तार पूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है, जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है, जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास में भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। देखें ये बालिका क्या कर रही है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आया, यानी कि जग का आयतन अधिक है और बोतल का आयतन कम है। जग में ज्यादा पानी आया और बोतल में कम आएगा। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होंगी। क्या आपने देखा है बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर इत्यादि लिखा रहता है।
ये बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। चलिए देखें ये बालक क्या सोच रहा है। ये देखिए 500 मिलीलीटर पीने का जल, 500 मिलीलीटर दूध। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 मिलीलीटर का लेबल लगा होता है जो आयतन दर्शाता है। जब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते हैं। क्या कोई ऐसा गुण है जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किया जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या हो सकते हैं? चलिए बच्चों आगे देखें। 6.4 द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हों? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्यमान द्रव की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम और किलोग्राम की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता है। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्या, संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 और देखिए बीच में जगह खाली है, फिर केजी के रूप में लिखा जाता है, ना कि 7 केजीएस के रूप में। इसी प्रकार लीटर के बड़े एल के रूप में मिलीलीटर को एमएल के रूप में संक्षिप्त रूप में लिखा जाता है। एमएल के बीच कोई अंतराल नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 बीच में जगह और फिर स्मॉल यानी छोटे लेटर वाला एम और फिर बड़े लेटर वाला एल लिखा जाएगा। एम छोटे अक्षर लोअर केस में होता है और एल बड़े अक्षर अपर केस में होगा। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में M3 कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नाम मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर और ये 3 लिखा जाएगा। इसे घन कहा जाता है। संख्या, संख्यात्मक मान और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। ये देखिए 1 मीटर घन बराबर 1000 लीटर। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती हैं? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य हैं और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। क्या वायु द्रव्य है? सामग्रियां द्रव के वे रूप हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती हैं और भिन्न भिन्न व्यवहार करती हैं। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि ये हमें सामग्रियों के गुणों के स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों, पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहे हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। चलिए बच्चों आगे विचार करें। क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कारों ने मनुष्यों के जीवन में क्या परिवर्तन किया? क्या यह वरदान है या अभिशाप? ये देखें दोनों बालक बालिका क्या कह रहे हैं। हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम जो सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होंगी। मुझे यह जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद
जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धति में से एक है। उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद, हिम, स्निग्ध, शलक्षण, सांद्र, मृदुस्थरा, गुणः, ससूक्ष्म, विशदः, विंशतिः, स विपर्यायः, अष्टांग, हृदय सूत्र स्थान 1.18। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़ों के बारे में बताया गया है, जिनका उपयोग आयुर्वेद में सभी भौतिक पदार्थों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्राणियों जैसे पौधे, जंतु एवं मनुष्य, पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण हैं, देखिए, नंबर 1 पे गुरु यानी भारी, और दूसरा है उसका उल्टा विपरीत लघु, जो भार में हल्का हो। दूसरे नंबर पे है मंद यानी धीमा, इसका विपरीत होगा तीक्ष्ण यानी त्वरित, तीव्र। तीसरा हिम यानी ठंडा, शीतल, इसका विपरीत होगा उष्ण, गरम, तप्त। चौथा स्निग्ध यानी चिकना, इसका विपरीत होगा रुक्ष यानी सूखा। पांचवा श्लक्षण, मुलायम, इसका विपरीत होगा खर यानी खुरदरा। छठा सांद्र यानी ठोस, इसका विपरीत होगा द्रव यानी तरल। सातवां मृदु, मुलायम, और इसका विपरीत होगा कठिन यानी कठोर। सातवां स्थिर, स्थिर मतलब जो एक जगह स्थिर रहे, इसका विपरीत होगा चल, चलायमान, गतिशील, अस्थिर, जो एक जगह पे रुके ना। नौवां सूक्ष्म यानी कि छोटा, सूक्ष्म, इसका विपरीत होगा स्थूल यानी बड़ा, स्थूल। 10वां विशद यानी कि गैर चिपचिपा, इसका विपरीत होगा पिच्छिल यानी चिपचिपा। तो बच्चों, इसके साथ ही अध्याय समाप्त हुआ। अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए खेलें। प्रश्न 1, जोड़ीदार खोजें। निम्नलिखित शब्दों में से जिन शब्दों में परस्पर कोई संबंध है उन्हें तीर द्वारा दर्शाएं। तो चलिए देखते हैं किन शब्दों में परस्पर संबंध है दो में। सबसे पहले है पारदर्शी। अब पारदर्शी क्या होता है? कांच। तो हम इसे इस प्रकार एक रेखा खींचकर और तीर के माध्यम से दर्शा सकते हैं। दूसरा है प्लास्टिक। प्लास्टिक की क्या होती हैं? बोतल। तो ये हम प्लास्टिक और बोतल को मिला देते हैं। इसके बाद है ठोस। ठोस क्या होता है? यहाँ पे है लोहा, लकड़ी, तांबा, और हमारे पास चमकदार और अपारदर्शी भी है। देखिए बच्चों, लोहा तांबा दोनों ठोस है, लकड़ी भी ठोस है, लेकिन हमें अपने इन दो शब्दों पे भी ध्यान देना है। चमकदार, अब लोहा तो चमकदार होता नहीं है, और एक अपारदर्शी, तो तांबा चमकदार होता है और लकड़ी अपारदर्शी। तो ठोस लोहा हुआ, लकड़ी अपारदर्शी, चमकदार तांबा। तो इस प्रकार हमने ये सभी जोड़ियां बना दी। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न 2 पे। शब्द जाल खेलें। अध्याय में से अग्रलिखित शब्द जैसे चमकदार, चमकहीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन और पारभासी लिए गए हैं। ये है ग्रिड। कुल मिलाकर 9 खाने हैं इनमें। ऊपर दी गई सूची में से किन्हीं 9 शब्दों का चयन ग्रिड पर लिखें। बच्चों, इसमें आपको ऊपर दिए गए शब्दों में से किन्हीं 9 का चयन इनमें करना है। सहायतार्थ या तो प्रत्येक शब्द की परिभाषा पढ़ता है या कोई भी शब्द सूची में से पढ़ता है। यदि वह शब्द ग्रिड में है तो शिक्षार्थी को उसे चिन्हित करना होगा। तो इसमें यह होता है बच्चों, आपको इसमें ये एक खेल है जिसमें कि आप में मान लीजिए कक्षा में 30 बच्चे हैं या 20 बच्चे हैं, उसमें सभी इनमें एक एक शब्द ऊपर दिए हुए में से लिख लेंगे। उसके पश्चात सहायतार्थ मतलब या तो अध्यापिका या तो कोई
क्लास का मॉनिटर हो या कोई भी बच्चे को आप खड़ा कर दीजिए, वो इनमें से कोई भी एक शब्द बोलेगा। यदि आपके इन ग्रिड में वो शब्द है, तो आप उसे चिन्हित करेंगे। जैसे कि चमकदार आपने लिखा हुआ है यहाँ पे और बच्चे ने चमकदार बोला, तो आप उसको चिन्हित कर सकते हैं। इस प्रकार टिक लगा सकते हैं या आप गोला कर सकते हैं। उसके पश्चात जो भी सबसे पहले सभी 9 शब्दों को सही रूप से चिन्हित करता है, मतलब अगर मान लीजिए बोले गए शब्दों में कभी द्रव्यमान बोला, कभी अघुलनशील बोला और आपके सभी शब्द, जिस बच्चे के सभी शब्द सबसे पहले चिन्हित हो गए, वह खड़ा होके बोलेगा जय हो। वो चिल्लाएगा जय हो। सभी शब्दों को सही ढंग से चिन्हित करने वाला विजेता होगा। तो जिसने भी इसको चिन्हित कर लिया, वो विजेता होगा। तो बच्चों, यह एक प्रकार का खेल है। इसे आप अपनी कक्षा में या अपने मित्रों के साथ अवश्य खेलें। प्रश्न 3, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके कारण बताइए। पारदर्शी क्या होते हैं? जिनमें आर-पार देखा जा सके। उत्तर, दुकानों और घरों में सामग्री रखने के लिए जिन पात्रों का उपयोग किया जाता है, वे प्रायः पारदर्शी होते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, अंदर रखी वस्तुएं आसानी से देखी जा सकती हैं। नंबर 2, यह जानना सरल हो जाता है कि कौन सी सामग्री कितनी मात्रा में उपलब्ध है। नंबर 3, बिना ढक्कन खोले जरूरत की वस्तु को तुरंत पहचाना जा सकता है। नंबर 4, समय की बचत होती है। नंबर 5, उपयोगी और सुविधाजनक होता है। प्रश्न 4, बताएं कि नीचे दिए गए कथन सही है या गलत और गलत कथनों को सही करके लिखना है। बच्चों, इन कथनों में सही गलत बताना है और यदि गलत हो तो उसको सही करके लिखना है। क, लकड़ी पारभासी है जबकि कांच अपारदर्शी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पारभासी क्या होता है? जिसमें आर पार स्पष्ट देखा नहीं जा सकता, किंतु हाँ रोशनी इत्यादि आर पार जा सकती है। तो ये कथन क्या है? ये कथन गलत है। गलत, क्योंकि लकड़ी अपारदर्शी है और कांच पारदर्शी है। चलिए ख देखते हैं। एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है जबकि रबड़ में नहीं। बिल्कुल सही, एल्युमिनियम की पन्नी में चमक होती है और रबड़ में नहीं। अगला ग, चीनी जल में घुल जाती है। बिल्कुल, चीनी जल में जरूर घुलती है जबकि लकड़ी का बुरादा नहीं। ये कथन भी बिल्कुल सत्य है। चलिए आगे चलते हैं। सेब एक द्रव्य है क्योंकि यह कोई स्थान नहीं घेरता और इसमें द्रव्यमान है। ये कथन पूर्णतया गलत है। क्यों? क्योंकि सेब एक द्रव्य है, ये बात सही है, लेकिन वह कोई स्थान नहीं घेरता, ये गलत है। सेब एक द्रव्य है क्योंकि वह स्थान घेरता है, क्योंकि सभी द्रव्य स्थान घेरते हैं और उनमें अपना द्रव्यमान भी होता है। चलिए अब आगे चलते हैं। प्रश्न 5, हम विभिन्न सामग्रियों जैसे लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, बांस, सीमेंट और पत्थरों से बनी कुर्सियां देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए सामग्री के कुछ वांछनीय गुण निम्नलिखित हैं। कौन सी सामग्रियां इन गुणों को पूरा करती हैं? क, कठोरता, लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पे मुड़ती या हिलती नहीं है। तो देखिए कौन सी सामग्री पूरा करती है। हल्का भार, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने और उठाने में आसान होता है। ग, सर्दियों में बैठने पे अधिक ठंड महसूस नहीं होती। घ, इसे नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती है। चलिए अब उत्तर देखते हैं। कुर्सी बनाने के लिए निम्नलिखित सामग्रियां वांछनीय गुणों को पूरा करती हैं। क, कठोरता, कठोर क्या होती है? लकड़ी, लोहा, सीमेंट, पत्थर। ये सामग्रियां मजबूत और टिकाऊ होती हैं जो लंबे समय तक उपयोग के बाद भी बैठने पर मुड़ती या हिलती नहीं है। ख, हल्का भार, लकड़ी, प्लास्टिक, बांस ये सामग्रियां हल्की होती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने और उठाने में आसान होती हैं। ग, सर्दियों में ठंड महसूस नहीं होती। लकड़ी, बांस ये सामग्रियां सर्दियों में अधिक ठंड महसूस नहीं होती इनमें। घ, साफ करने में आसान और नई जैसी दिखने वाली। तो इसमें है प्लास्टिक, लकड़ी, लोहा। इन सामग्रियों को नियमित रूप से साफ किया जा सकता है और लंबे समय तक उपयोग के बाद भी नई जैसी दिखती हैं। चलिए प्रश्न 6 करते हैं। आपको क, खाद्य अपशिष्ट जो खाने पीने के सामान से जो बचा कुचा रहता है या खराब भोजन अपशिष्ट होता है वो। ख, टूटा हुआ कांच। ग, रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए पात्र की आवश्यकता होगी। इन सभी प्रकार के अपशिष्टों के पात्रों के लिए
आप कौन सी सामग्री का चयन करेंगे? आपको सामग्रियों के किन गुणों के बारे में विचार करना चाहिए? चलिए बच्चों, इसका उत्तर देखते हैं। उत्तर: खाद्य अपशिष्ट, टूटा हुआ कांच और रद्दी कागज को एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित सामग्रियों के पात्र की आवश्यकता होगी। क, खाद्य अपशिष्ट, प्लास्टिक या धातु के पात्र, क्योंकि प्लास्टिक हल्का होता है और आसानी से साफ किया जा सकता है। धातु मजबूत और टिकाऊ होती है, गंध को रोकने में भी सहायक है। अब इसके गुण क्या होते हैं? इसके गुणों में है आसानी से साफ हो सकती है, जलरोधक है और गंधरोधक है। ख, टूटा हुआ कांच, धातु या मजबूत प्लास्टिक का पात्र, क्योंकि यह कांच के टुकड़ों को सुरक्षित रखने में सक्षम है। बच्चों, टूटा हुआ कांच यदि हम कहीं फेंकते हैं तो किसी दूसरे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जो कूड़ा साफ करते हैं या जो पशु पक्षी कूड़े के पास आते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है। इसीलिए टूटे हुए कांच को किसी धातु में या मजबूत प्लास्टिक के अंदर ही लपेटकर हमें फेंकना चाहिए। इससे ये उसके अंदर सुरक्षित रहेगा। इसके गुण: मजबूत होता है, कठोर, टूटने से बचाव करने वाला। ग, रद्दी कागज, प्लास्टिक या कागज के पात्र, क्योंकि प्लास्टिक लंबे समय तक टिकाऊ है और कागज पर्यावरण के अनुकूल है। तो बच्चों, रद्दी कागज के लिए तो कोई प्लास्टिक या कागज के पात्र की आवश्यकता हो सकती है। अब इसके गुण क्या हैं? गुण में हल्का है, ये टिकाऊ है, दोबारा प्रयोग करने योग्य। अब देखिए, प्लास्टिक है, रद्दी फेंकने के बाद आपको जो है, या रद्दी किसी को बेचने के बाद प्लास्टिक को दोबारा यूज कर सकते हैं। कागज भी अगर मजबूत है तो दोबारा यूज हो सकता है, इस्तेमाल हो सकता है, अन्यथा इसे दोबारा नवीनीकरण के लिए भी दिया जा सकता है। चलिए अब आगे चलते हैं प्रश्न 7 पर। हमारे चारों ओर वायु है, लेकिन ये हमें एक दूसरे को देखने से नहीं रोकती। वही यदि बीच में लकड़ी का दरवाजा आ जाए तो हम एक दूसरे को नहीं देख पाते हैं। तो बच्चों, हम मान लीजिए आप जिस कमरे में बैठे हैं वहां वायु है और आपके आसपास अगर कोई बैठा है तो आप उसे देख सकते हैं, किंतु यदि बीच में दरवाजा हो तो आप उसको दरवाजे के पार नहीं देख पाएंगे, यदि वह दरवाजा लकड़ी का है तो। ऐसा इसलिए है क्योंकि वायु डैश है और लकड़ी का दरवाजा डैश है। सबसे उपयुक्त विकल्प चुने। तो हमें पता है कि वायु क्या है? पारदर्शी। तो देखिए कहाँ में लिखा है? पारदर्शी। और लकड़ी का दरवाजा क्या है? अपारदर्शी, क्योंकि यहाँ लकड़ी कहा गया है, लकड़ी का दरवाजा। तो लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी होता है। यदि कांच का दरवाजा होता तो पारदर्शी हो सकता था। तो यहाँ पे क्या होगा सही चयन? क, कि क्योंकि वायु पारदर्शी है और लकड़ी का दरवाजा अपारदर्शी है। ये सबसे उपयुक्त विकल्प है। चलिए प्रश्न 8 पे चलते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके पास दो अज्ञात सामग्रियां हैं, क और ख। जब आप सामग्री क को दबाने का प्रयास करते हैं तो ये कठोर महसूस होती है और आसानी से अपना आकार नहीं बदलती है। दूसरी ओर जब आप सामग्री ख को दबाते हैं तो यह आसानी से अपना आकार बदल लेती है। अब जब आप दोनों सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो केवल सामग्री क पूरी तरह से घुल जाती है, जबकि सामग्री ख अपरिवर्तित रहती है, यानी वो नहीं घुलती। सामग्री क और ख क्या हो सकती हैं? क्या आप पहचान सकते हैं सामग्री? क कठोर है या नरम? ख सामग्री ख क्या हो सकती है? अपने तर्क की व्याख्या करें। उत्तर: सामग्री क यह एक कठोर और जल में घुलनशील पदार्थ है, जैसा कि हमें बताया गया है, जो कि चीनी या नमक हो सकती है, जो ठोस, कठोर होती है और जल में आसानी से घुल जाती है। अब सामग्री ख देखते हैं। यह एक नरम और जल में अघुलनशील पदार्थ है, यानी जल में नहीं घुल रही है, जो कि रबड़ या मिट्टी हो सकती है, जो नरम होती है और जल में भी नहीं घुलती। तो चलिए आगे चलते हैं बच्चों। प्रश्न 9 पे। क, मैं कौन हूं? दिए गए गुणों के आधार पर मुझे पहचानें। मैं चमकदार हूं, मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है, मैं कठोर और जल में घुलनशील हूं, आप मेरे आर पार स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, मुझ में द्रव्यमान और आयतन है, लेकिन आप मुझे नहीं देख सकते। तो ये सारे गुण दिए गए हैं। इन्हीं गुणों के आधार पर आपको इस वस्तु को, इस चीज को पहचानना है कि ये कौन है। इसके साथ ही एक और प्रश्न है इसमें, ख,
आप स्वयं एक मैं कौन हूँ पहेली बनाएं। तो इसमें आपको मैं कौन हूँ पहेली बनानी है। तो चलिए बच्चों उत्तर देखते हैं। उत्तर में है मैं नमक यानी सोडियम क्लोराइड NaCl हूँ क्योंकि मेरे गुण निम्नलिखित हैं। बच्चों ये वस्तु नमक है। मेरे क्रिस्टल की सतह चमकदार होती है। आप अगर नमक को ध्यान से देखें, खड़े नमक या पिसे को भी, तो इसके जो टुकड़े हैं छोटे छोटे वो चमकदार होते हैं। मेरे क्रिस्टल ठोस होते हैं लेकिन उन्हें पीसकर पाउडर में बदल सकते हैं, अतः मुझे आसानी से संपीड़ित किया जा सकता है। बच्चों संपीड़ित होता है कि किसी भी बड़ी चीज को उसको परिवर्तित किया जाए उसके आकार को। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास नमक के टुकड़े हैं तो आप उसको पीस कर पाउडर बना सकते हैं, यानी उसे संपीड़ित कर सकते हैं। तो यानी जो इसके क्रिस्टल जो होते हैं ठोस होते हैं और इसे पीस कर संपीड़ित किया जा सकता है। और इसके साथ ही नमक कठोर भी है, ये कह रहा है मैं कठोर हूँ और जल में आसानी से घुल जाता हूँ। तो नमक कठोर भी होता है और इसे अगर पानी में घोला जाता है तो आसानी से घुल जाता है। मैं अपारदर्शी हूँ। नमक देखिए अपारदर्शी है, आप मेरे आर पार नहीं देख सकते, उसके आर पार आप देख नहीं सकते। मुझ में द्रव्यमान और आयतन है लेकिन दिखाई नहीं देता। तो नमक में द्रव्यमान और आयतन दोनों हैं। जब आप नमक को किसी स्थान पे रखें तो वो जगह घेरता है और उसमें एक अपना भार भी होता है, उसका अपना द्रव्यमान होता है। किंतु जब वह जल में घुल जाता है तो वह अदृश्य हो जाता है और उसका द्रव्यमान और आयतन भी रहता है। लेकिन ये नहीं है कि अगर आपने आधे गिलास पानी में 2 चम्मच नमक डाला है तो नमक का भार नहीं आएगा। बिल्कुल नमक का भार आएगा लेकिन वो पारदर्शी हो जाएगा। चलिए अब हम ख वाला करते हैं पहेली। मैं कौन हूँ, ये औ की मात्रा है, मैं कौन हूँ। मैं ठोस हूँ, मुझ में द्रव्यमान है और आयतन लिए हूँ। मैं जल में घुलनशील हूँ, पारदर्शी हूँ, आसानी से संपीड़ित कर सकते हो, बताओ मैं कौन हूँ। तो बच्चों इसका उत्तर आपको ढूंढना है। आपके उत्तर के लिए बता दें कि ये चीनी है जो कि ठोस है, उसमें अपना द्रव्यमान आयतन है, जल में घुलनशील है, पारदर्शी है, आसानी से संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, आप इस तरह से और भी कोई पहेली भी बना सकते हैं। चलिए प्रश्न 10 देखते हैं। आपको अग्रलिखित सामग्रियां प्रदान की गई हैं। सिरका, शहद, सरसों का तेल, जल, ग्लूकोज, गेहूं का आटा। सामग्रियों के कोई 2 जोड़े बनाए जहां एक सामग्री दूसरे में घुलनशील हो और कोई 2 जोड़े बनाए जहां एक दूसरे में अघुलनशील हो। देखिए अब यहाँ देखिए घुलनशील में देखिए जल है। अब जल में क्या क्या घुल सकता है? जल में सिरका घुल सकता है, जल में सिरका घुल सकता है और जल में शहद, ग्लूकोज घोल सकते हैं हम। अब इसके अलावा यहाँ देखिए अब जल में क्या नहीं घुल सकता है? गेहूं का आटा नहीं घुलता है, इसकी एक लपसी सी बन जाती है, पेस्ट बन जाता है। और सरसों का तेल नहीं घुल सकता है। लेकिन हमें यहाँ पे 2 जोड़े बनाने हैं। तो ये देखिए घुलनशील जोड़े हैं ग्लूकोज और जल। ग्लूकोज जल में आसानी से घुल जाता है। इसके साथ ही सिरका और जल, सिरका भी जल में आसानी से घुल जाता है। अब अघुलनशील जोड़े देखते हैं, सरसों का तेल और जल। सरसों का तेल जल में नहीं घुलता, ये जल के ऊपर एक परत बना देता है। अब देखिए गेहूं का आटा और जल, गेहूं का आटा भी जल में नहीं घुलता, इसका क्या बन जाता है? पेस्ट। तो बच्चों इसके साथ ही हमने अध्याय 6 हमारे आसपास की सामग्री से संबंधित प्रश्न उत्तर हल किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय एवरीवन।